अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात जरूर फील करते होंगे कि समय समय पर सिनेमैटिक सेंस में डीसी को रिवाइव और रीस्टैब्लिश करने का काम बैटमैन की लाइव एक्शन सिनेमैटिक फ्रेंचाइजी ने ही किया है। चाहे आप एग्जांपल ले लेट 90s और अर्ली 80s के माइकल कीटन के टिम बर्टन के बैटमैन की, या फिर इसके बाद 2005 में शुरू हुए क्रिस्टोफर नोलन के क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन की, या फिर जैक स्नाइडर के बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की, या फाइनली लेटेस्ट मैट रिव्स के रॉबर्ट पैटिसन वाले बैटमैन की। लेकिन आप तब क्या कहेंगे जब मैं ये कहूँ कि अब भी इन सब बैटमैन के भी साथ एक बैटमैन के आगे कुछ भी नहीं है, और वो एक लाइव एक्शन बैटमैन है भी नहीं। आज इंटरनेशनल बैटमैन डे के मौके पर मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको इंट्रोड्यूस और रीइंट्रोड्यूस किया जाए ऐसी बैटमैन सीरीज से जिसने बैटमैन, उसके वर्ल्ड और उसके विलन्स को बहुत ही परफेक्ट तरीके से एस्टैब्लिश किया था, और जिसने अपने दम पर ही बेसिकली इंस्पायर किया था एक पूरे के पूरे कनेक्टेड एनिमेटेड डीसी यूनिवर्स को, और वो भी आज के जमाने से दशकों पीछे। और चलिए समझते हैं कि मेरे हिसाब से बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज अब तक की सबसे बेहतरीन बैटमैन एडॉप्टेशन आखिर क्यों है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। साल था 1966 जब बैटमैन की एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज को सबके सामने रिलीज किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडम वेस्ट स्टारिंग ये बैटमैन का टीवी शो बैटमैन के पूरे कॉन्सेप्ट का एक पैरोडी बन के रह गया था, और लोगों के बीच में बैटमैन का परसेप्शन एक कैंपी बी ग्रेड सुपर हीरो का बन गया था, जो अपने अलग अलग कारनामों और करतबों से गॉथम और दुनिया को बचाता था, चाहे इसे अखियों से गोली ही क्यों न मारना पड़े। और ये परसेप्शन बहुत लंबे समय तक चला था। यही कारण है कि 1978 में सुपरमैन मूवी रिलीज होने के बाद भी बैटमैन की एडॉप्टेशन का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फाइनली इस परसेप्शन को चेंज किया कॉमिक बुक राइटर फ्रैंक मिलर ने, जो 1986 में द डार्क नाइट रिटर्न्स और 1988 में बैटमैन ईयर 1 लेकर आए थे। और यहीं से बैटमैन के पूरे कॉन्सेप्ट का परसेप्शन ही चेंज हो गया और बैटमैन को फियर के साथ एसोसिएट किया जाने लगा। इसी चीज से इंस्पायर होकर फिल्म मेकर टिम बर्टन ने 1989 और 1992 में द बैटमैन और द बैटमैन रिटर्न्स नाम की 2 मूवीज को रिलीज किया, जिसने सिनेमैटिक सेंस के अंदर बैटमैन के कॉन्सेप्ट को रीस्टैब्लिश किया, और यहीं से बैटमैन एक्चुअली एक बैडएस और डार्क कैरेक्टर का टेम्पलेट बन गया। और यहाँ पर यही टेम्पलेट बेसिकली काम आया बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज के इंस्पिरेशन और इंट्रोडक्शन के रूप में। बचपन में एक्चुअली मैंने बहुत सारे कार्टून शोज देखे थे, लेकिन प्रोड्यूसर एरिक रडोम्स्की और आर्टिस्ट ब्रूस टिम की क्रिएटेड बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज की बात ही कुछ और थी, जहां पर इसकी स्मूथ और एलिगेंट एनिमेशन का इंस्पिरेशन 1940s के फ्लैशर स्टूडियोज के सुपरमैन थिएट्रिकल शॉर्ट फिल्म से लिया गया था। और यहाँ पर इसी एनिमेटेड सीरीज के टाइमलाइन के लुक और फील ने ही इस शो के विजुअल स्टाइल और आर्ट डेको को इंस्पायर किया था, जहाँ पर बैटमैन दी एनिमेटेड टीवी शो को 1940s और 50s के नोवार लुक के हिसाब से सेट किया गया था, जो ऑफ कोर्स बैटमैन जैसे डार्क कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। साथ ही साथ जैसा कि उस जमाने में रियलिस्टिक चेहरों और कैरेक्टर डिजाइन्स को जबरदस्ती कार्टून्स में अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर ब्रूस टीम का स्पेशल एंगुलर कैरेक्टर और बॉडी डिजाइन बहुत ही यूनिक और एक्चुअली बहुत ही आइकॉनिक साबित हुआ था। साथ ही साथ इस शो ने कई सारे मैच्योर थीम्स और वॉयलेंस को भी अप्रोप्रिएट तरीके से इंक्लूड किया था, जो बच्चों के लिए काफी तो था ही, साथ ही साथ इसे बड़े भी इंजॉय कर पाते थे। वहीं पर बहुत बार लाइव एक्शन मूवीज के अंदर हमें बैटमैन की मूवी के अंदर बैटमैन से ज्यादा उसके विलन्स पर फोकस करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये सीरीज इस मामले में भी लाइव एक्शन से बेहतर साबित हुई है, जहां पर ये बैटमैन और उसके विलन्स के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चलती थी, जहां पर केविन कॉनरॉय की बेहतरीन बैटमैन की आवाज में बैटमैन की डिटेक्टिव स्किल्स, ब्रूस वेन की पर्सनल लाइफ, उसके रिलेशनशिप्स और उसकी मेंटल टॉर्मेंटेशन और साइकोलॉजी बैटमैन का एक क्लियर पिक्चर हमें समझाती थी। साथ ही साथ इसने बैटमैन की विलन्स की भी बहुत अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, जहां पर कई बार विलन्स की ओरिजिन को भी समझाया गया था, जिसमें मामला कई बार सिंपैथेटिक भी हुआ है, वहीं पर कई बार मामला बहुत ज्यादा डरावना और खतरनाक भी हो जाया करता था। लेकिन फिर भी मेरे लिए इस शो का सबसे ज्यादा खतरनाक एलिमेंट था मार्क हैमिल की वॉइस में जोकर, जिनकी डरावनी हंसी ने मुझे बचपन में कई बार नाइटमेयर्स दिए थे। और आज के जमाने में लोग बहुत सारे जोकर के पोर्ट्रेल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मार्क हैमिल का जोकर बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। और यहाँ पर केविन कॉनरॉय और मार्क हैमिल के अपने अपने कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेल ने ही
इन्हें शो के साथ दुनिया भर में पॉपुलर करके इनका एक अलग सेपरेट फैंडम क्रिएट कर दिया है। यही कारण है कि लाइव एक्शन के अलावा बैटमैन आपको जहां पर भी एनिमेटेड फॉर्म में दिखा है उनमें ज्यादातर केविन कॉनरॉय और मार्क हैविल की जोड़ी ही देखने को मिली है, इवन बैटमैन के आर्खम गेम्स में भी। और कौन भूल सकता है इस सीरीज के अपने स्पिन ऑफ मूवीज के बारे में, जहां पर इस शो से जुड़ी हुई बैटमैन द मास्क ऑफ द फैंटाज्म मेरे हिसाब से अब तक की सबसे बेहतरीन बैटमैन मूवीज में से एक है, जिसे एक्चुअली 1993 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और फन फैक्ट, ये पहली बार था जब ऑन स्क्रीन बैटमैन की ओरिजिन को दिखाया गया था, लेकिन फिर भी ये मुश्किल से ही अपना बजट जुटा पाई थी। ओवरऑल ये एक वेल राउंडेड, वेल रिटन और वेल स्टैब्लिश्ड बैटमैन के कैरेक्टर्स पर फोकस्ड एक टीवी शो था, जिसके कारण ही 1993 से लेकर 1996 तक इसे 4 डे टाइम एमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसने इंस्पायर किया एक पूरी की पूरी कनेक्टेड टीवी शो यूनिवर्स को। और कम से कम मुझे आज जितनी भी डीसी की नॉलेज है उनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स का क्रेडिट इसी टीवी शो को जाता है। लेकिन जैसा कि हर एक अच्छी चीज का अंत होता है, इस पूरे के पूरे कनेक्टेड एनिमेटेड यूनिवर्स का अंत 2005 में जस्टिस लीग द अनलिमिटेड सीरीज से हुआ। इस शो के खत्म होने के बहुत लंबे समय बाद वार्नर ब्रोस को आखिरकार हिम्मत हुई बैटमैन को एनिमेटेड फॉर्म में फिर से इसी अंदाज में रिवाइव करने की, जिसे एक्चुअली बुलाया जा रहा था बैटमैन द केप्ड क्रूसेडर। और मैट रीव्स, जे एब्राम्स और ब्रूस टिम को इस शो को बनाने का सबसे बड़ा इंटेंशन यही था कि वो एक्चुअली इस शो के अंदर वो दिखाना चाहते थे जिसे वो बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज के अंदर किड शो होने की वजह से नहीं दिखा पा रहे थे। और इसे बेसिकली HBO मैक्स पर एक्सक्लूसिवली 10 एपिसोड्स के लिए प्लान किया जा रहा था, जो अपने क्लासिक लुक के साथ बैटमैन के नोआर रूट्स और उसकी साइकोलॉजी को और भी ज्यादा डीप डाइव करती। लेकिन करंट वार्नर ब्रोस और डिस्कवरी के मर्जर ने इस पर भी अपने कैंसिल होने की तलवार चला दी। और अभी फिलहाल हाल ये है कि वार्नर ब्रोस एक्चुअली इस शो को किसी और स्ट्रीमिंग सर्विस को बेचने की तैयारी में लगा हुआ है, जहां पर खुद डिज्नी की हुलू भी इस शो को दिखाने के लिए बिड कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये शो कैंसिल ना हो और एक्चुअली ये शो बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज की तरह ही एक कल्ट शो साबित हो। सो गाइस, ये था एक इंट्रोडक्शन, रीइंट्रोडक्शन या फिर सॉर्ट ऑफ एक रेट्रो रिव्यू बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज का। आज बैटमैन मेरे वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में से एक है और उसका रीजन यही टीवी शो था। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस सीरीज के फिट एंड फैक्ट की वीडियो देखना चाहेंगे। बाय द वे, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।